नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीब ग्वालियर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम के होम्योपैथिक वर्ल्ड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो टॉपिक इतना कॉमन है कि हम सबकी ज़िंदगी में हर दिन, हर महीने, हर साल आपको इससे सामना करना ही पड़ जाता है। ऐसा कोई घर मुश्किल से होगा जिस घर में इस समस्या से सामना नहीं होता होगा दोस्तों। तो क्यों ना, अगर ये समस्या इतनी कॉमन है तो क्यों ना इस समस्या के बारे में हम लोग कुछ जानें, जिससे कि इस समस्या से डरने की बजाय आप इस समस्या को अच्छे से पहचान कर इसका सामना कर सकें। दोस्तों, आज के इस भौतिक युग में हमारे साथ विज्ञापन की दुनिया इतनी बड़ी हो चुकी है, लोगों के मोरल इतने ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं कि वो अब किसी और सामने वाले की बेनिफिट या नुकसान के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं। उनको सिर्फ फ़र्क पड़ता है अपनी खुद की इनकम से। उन्हीं में से एक दुनिया है हमारी डॉक्टरी की दुनिया। आजकल मैक्सिमम जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, वो व्यवसायी के हाथों में लग गए हैं। तो उनके लिए तो व्यवसाय ही है ये चीज़, जबकि ये जो प्रोफेशन है ये व्यवसाय का नहीं था, ये मानव सेवा के लिए बनाया हुआ प्रोफेशन था। इसमें पहली प्राथमिकता डॉक्टर की ये थी कि आप अपने मरीज को बेहतर तरीके से कम पैसों में उसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करें, बिना उसे डराए हुए। आजकल एक कॉमन चीज़ हो गई है कि डॉक्टर जितने बड़े होंगे वो उतना ज़्यादा डरा देते हैं लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम पर। उन्हीं में से एक छोटी सी बीमारी है जिसे इतना बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया है अब कि हर कोई उससे डरने लग गया है। उस बीमारी का नाम है बुखार। हालांकि मैं मेडिकली अगर बात करूं तो बुखार अपने आप में कोई बीमारी होता ही नहीं है। आप लोगों को सुन के आश्चर्य लगेगा कि अगर बुखार बीमारी नहीं है तो फिर है क्या। बुखार एक सिम्टम है जो कई सारी बीमारी के साथ में हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो जैसे कि टैगलाइन आपको दिख रही है, जानते हैं बुखार हमारा दोस्त है या दुश्मन है। दोस्तों, यहाँ सुनकर देखकर आप लोग आश्चर्य होंगे, जो लोग नॉन मेडिक हुए, कि आखिरकार दोस्त कैसे हो सकता है फीवर हमारा। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिरकार जो लोगों ने उसको दुश्मन बना रखा है वह सच दुश्मन है ही नहीं, ये तो हमारा अपना दोस्त है जो हमारी बॉडी के बेहतरी के लिए हमारी ही बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। बट क्योंकि आजकल एलोपैथिक डॉक्टर्स ने और कई सारे डॉक्टर्स ने जो व्यवसायी रूप से हैं, उन्होंने इतना डरा दिया लोगों को कि वो दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम पैरासीटामोल या एंटीपायरेटिक देने से भी बाज नहीं आते। दोस्तों, जान लेते हैं बुखार ज़रूरी भी है या नहीं, दुश्मन है या दोस्त, इसके बारे में चलिए। सबसे पहले दोस्तों, बुखार जानने से पहले सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार फीवर हम बोल कब रहे हैं। नेचर ने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को एक रेंज दी हुई है। उस रेंज से अगर अपर चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अबव 99.6 फ़ारेनहाइट, अगर इस रेंज से ऊपर चला जाता है हमारा टेम्परेचर, तो हम उसे बोल देते हैं फायरेक्जिया या फीवर। हालांकि दोस्तों, फीवर को समझने से पहले आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि आखिरकार टेम्परेचर हमारी बॉडी का उतना ऊपर जा क्यों रहा है, क्या कारण है। जब मैं नई नई प्रैक्टिस चालू कर रहा था, उस समय मेरे एक सीनियर थे जो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, मैं यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझता उनका एक क्वेश्चन था, क्या करोगे होम्योपैथी में। इस पैथी में तो एक सिंपल फीवर उतारने तक की मेडिसिन नहीं है। तो मैंने उनसे सिर्फ पलट के यही जवाब दिया कि आप मुझे ये बताइए कि हमारी बॉडी के अंदर फीवर लाता कौन है, क्या जरूरत है फीवर की, क्यों आया फीवर। अगर आपने फीवर ठीक से पढ़ लिया होता तो आप आज होम्योपैथी की बुराई नहीं कर रहे होते। फीवर को आपने जाना ही नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम फीवर को अच्छे से पहचान लेते हैं कि आखिरकार फीवर हमारी बॉडी में आता ही क्यों है। एक बार अगर आप फीवर को ठीक से पहचान लेंगे तो शायद आप फीवर से डरना छोड़ देंगे। ठीक, देखिए कॉमन होता क्या है, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट्स या जो फॉरेन पार्टिकल है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, जैसे ही हमारी बॉडी में आएगा, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया आया है, वायरस आया
या और अदर कोई आया जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस बैक्टीरिया या वायरस का एक टेम्परेचर सेट होता है, यानी उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है, जिसी इन्वायरमेंट में वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। तो ये बात हमारी बॉडी अच्छे से जानती है कि कब हमें किस रूप में ढलना है। फॉर एग्जाम्पल सर्दी आती है तो हमारी बॉडी के अंदर शिवरिंग चालू हो जाती है, हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी गर्मी आएंगी तो हमारी बॉडी के अंदर पर्सपिरेशन चालू हो जाएगा, जिससे कि हमारी बॉडी ठंडी रह सके। हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ सेट है। कोई अगर आपको मारने को आएगा तो आप एकदम से टाइट हो जाएंगे, सब कुछ सेट है। कोई आंख की तरफ लेके जाएंगे तो एकदम आंख पलक झपका लेंगे आप। सब मालूम है बॉडी को कब कैसे क्या रिएक्ट करना है। तो हुआ क्या, जैसे ही हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस आएगा, हमारी बॉडी उसे मारने के लिए अपना जतन करेगी। जतन मतलब प्रयास करेगी, कोशिश करेगी। अब मारा कैसे जाए किसी इंसान को? दो तरीके होते हैं, एक तो उसके डायरेक्ट क्लिंग कर दो अगर वो छोटा है तो, और नहीं अगर बड़ा है तो उसका जो फेवरेबल इन्वायरमेंट है उसे आप खत्म कर दो, जिससे कि वो सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल उसका टेम्परेचर मान के चलो 100 तक वो जीवित रह सकता है या 101 तक जीवित रह सकता है। सपोज दैट हमारी बॉडी क्या करेगी, 102 103 तक अपने टेम्परेचर को लेके जाएगी। अगर इतना टेम्परेचर कुछ घंटे रह जाएगा या कुछ टाइम रह जाएगा, बार बार ऐसे एपिसोड लेके आएगी, तो वो जो बैक्टीरिया या वायरस है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और हमारी बॉडी से दूर भाग जाएगा। ये तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, यही तो फीवर है। तो फिर इसमें डराया क्यों जा रहा है? आज की डेट में किसी को आप मेडिसिन दे दो, सुबह उसको फीवर दोबारा आ जाए तो वो डर जाता है, अरे सर कैसी दवा दी है, फीवर तो फिर आ गया। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि फीवर जो आया है वो आपके बच्चे के लिए, आपकी खुद की बॉडी के लिए बेहतरी के लिए आया है। अगर फीवर नहीं आएगा तो जो बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर है वो लंबे समय तक आपकी बॉडी में सर्वाइव करेगा। ठीक दोस्तों, तो प्रोसेस क्या है फीवर आने की? सबसे पहले इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन या टॉक्सिन्स, कोई भी चीज जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेज करेगी। बॉडी के अंदर जैसे ही दाखिल होती है तुम्हारी बॉडी में एक प्रॉपर्टी है जिस नेचर ने दी है, वो है इन्फ्लामेशन। हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है। इन्फ्लामेशन के थ्रू उस समय होगा क्या, हमारी बॉडी के ही अंदर रिलीज होंगे पैरोजन्स, जो हमारे थर्मोस्टेट को, यानी हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में मौजूद थर्मो सेंटर को, हाइपोथैलेमस में मौजूद है, वहां जो सेंटर सेट था हमारा टेम्परेचर, उसको ऊपर लेके जाएंगे। वासोमोटर सेंटर। इसमें प्रोसेस अलग अलग होती है, मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझा दूं। या तो चिल एयर आएगा के थ्रू इंक्रीज हीट प्रोडक्शन कर दिया जाएगा बॉडी के अंदर, और एक तरफ वासो कॉन्ट्रैक्शन करके जो हीट लॉस हो रहा था उसको रोक दिया जाएगा। यानी हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया और लॉस को रोक दिया। दोनों चीज़ों से क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर जो हीट थी और ज़्यादा बढ़ गई, और उसी को वो किस फॉर्म में दिखेगी हमको, फीवर के फॉर्म में। तो जो 99.6 तक सेट थी उसको हम 101 102 103 तक लेके चले गए, और जब टेम्परेचर चेक किया, अरे साहब बहुत बहुत तेज फीवर है, इसको कुछ समय तक रहने दीजिए। अगर आपको याद हो, पुराने ज़माने में कभी भी फीवर आने पर दवा नहीं खाई जाती थी, आपको ढक्के उड़ा दो, सुला दिया जाता था या स्पंजिंग करी जाती थी बस, और कुछ दिन में ही फीवर गायब हो जाता था। आजकल जरा सा फीवर आया तुरंत हमने पैरासिटामोल दे दिया, और चांस दे दिया हमने उसको बढ़ने का, बैक्टीरिया वायरस को, और पनपो आप। ये एलोपैथिक डॉक्टर्स की चाल होती है, आपको लंबे समय तक बीमार करने की। क्यों बढ़ाना, क्यों हटाना आप टेम्परेचर को? वो तो आपकी बेहतरी के लिए था। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको कुछ कॉमन टाइप ऑफ फीवर समझा दूं, और आप घर पे ही रहकर इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, बिना डरे, बिना परेशान हुए। अपने बच्चे का, अपना खुद का ट्रीटमेंट सोच सकते हैं कि मैं ट्रीटमेंट लेना भी है या इसको वेट करना है। तो दोस्तों, फीवर अगर है और साथ साथ आपकी पल्स रेट भी घट गई है, हार्ट रेट भी नीचे आ गई है, यानी ब्रेडिकार्डिया हुआ, तो ऐसे में हम क्या समझें? अगर आप न्यू प्रैक्टिशनर हैं तो भी आपके लिए न्यूज़फुल, नॉलेजफुल न्यूज़ है, और अगर आप कॉमन है, मैन है, तो भी आप ये जान लीजिएगा। तो आपकी बॉडी में हो सकता है टाइफाइड फीवर हो सकता है मेनिंजाइटिस हो यानी ब्रेन, हो सकता है वायरल फीवर हो यानी इन्फ्लुएंजा, या ड्रग इंड्यूस्ड फीवर हो जिसमें आपकी बॉडी में फीवर के साथ साथ ब्रेडिकार्डिया हुआ यानी हार्ट रेट भी नीचे आई है। एक और टाइप होता है फीवर का, फीवर के साथ साथ स्पॉट है यानी इरप्शंस है, दाने हैं, अगर हिंदी में बोलूँ तो मैं आपको,
फॉर एग्जाम्पल अगर रेसेस है, पहले ही दिन फीवर और दाने आ गए तो हो सकता है आप चिकन पॉक्स से ग्रसित हो। हैपनिंग 4th डे ऑफ फीवर में आए अगर रप्शंस तो हो सकता है आप मीजल्स हो। रेसेस अपियरिंग ऑफ 7th डे अगर आपको आए, यानी बुखार आए हुए 7 दिन हो चुके और अब आपको दाने आए, तो हो सकता है आप टाइफाइड फीवर से अफेक्टेड हो चुके हो। दोस्तों ये नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस बनाएगी, चाहे आप नॉन मेडिको हो या मेडिको हो। अगर ये नॉलेज है तो आप डरेंगे नहीं। कई बार क्या होता है, कोई मरीज को आपने दवा दी फीवर की और वो 5 या 7 दिन बाद आपके पास आया, अरे सर ये दाने आ गए बच्चे को, आप डर गए, अरे जी क्या हुआ, कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया। कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। टाइफाइड फीवर का एक लक्षण है, एक क्लिनिकल फीचर है, इसमें 7th डे में रेसेस आ सकते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं। आगे अगर बढ़े हम, कई बार देखा गया है कि फीवर के साथ साथ झटके भी आते हैं। ये चीज पूरे फीवर में सिर्फ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारा बच्चा 5 साल से छोटी उम्र का है और या फिर हम किसी ओल्ड पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं जो 60 साल से ऊपर है और डेबिलिटेड है, ऐसे लोगों में फेब्राइल कन्वल्जन्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एक की बॉडी अभी उतनी ज्यादा डेवलप हुई नहीं है कि वो फीवर को, हाई टेम्परेचर को हैंडल कर ले। दूसरे की बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम था वो धीमे धीमे डिटोरिएट हो चुका है, अब वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे कैसे मैनेज करना है। तो अगर 2 ऐसे पेशेंट आपके पास हैं, जो 5 साल से छोटा बच्चा या 60 साल से ऊपर का व्यक्ति, तो आप फीवर को बहुत ऊपर नहीं जाने दीजिएगा। तुरंत एंटीबायोटिक देके या स्पंजिंग करके उस फीवर को नीचे लाइए। दोस्तों ये सिर्फ आपको फोकस लगने वाली या करने वाली या ध्यान देने वाली बात है कि इन 2 पेशेंट में आपको ध्यान देना है, फीवर ऊपर न जाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिरकार कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से बॉडी में टेम्परेचर हाई होता है यानी फीवर आता है। या हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है इम्यूनोलॉजिकल डिसीज हो, टॉक्सिन्स हो, नर्वस सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस हो गया हो तो वो सर्टेन कंडीशन में अपने थर्मोस्टेट को मेंटेन नहीं कर पा रहा हो, या मैलिग्नेंट हो या ट्यूमर हो, कुछ भी स्टेज हो सकते हैं जिसमें आपको फीवर आ सकता है। दोस्तों ठीक, सबसे पहले कॉज को जानिए, फिर प्रोसेस को जानिए, फिर एक और बात है जो आपको जानना चाहिए, चाहे आप प्रैक्टिशनर हैं चाहे आप नॉन मेडिको हैं, वो है टाइप ऑफ पायरेक्सिया। आप दोस्तों सिर्फ लक्षण के आधार पर जान लेंगे कौन सा फीवर आया है और इसमें हमें क्या हो सकता है। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, फीवर कोई बीमारी नहीं है, ये किसी ना किसी बीमारी के साथ में आने वाला हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। सिम्टम बॉडी प्रोड्यूस करती है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, ये एक तरीका है उसका रिप्रेजेंट करने का। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, लगातार फीवर बना हुआ है यानी कांस्टेंट या कंटिन्यूस फीवर है, यानी फीवर एक जैसा बना हुआ है, फ्लक्चुएशन हो ही नहीं रहा है उसमें, तो हो सकता है आपको यूटीआई हो गया हो सकता है आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है आपको निमोनिया हो गया हो। ये प्रोबेबली है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आपने सोचा कंटिन्यूस तो सिर्फ यूटीआई होगा। जनरली हमारा दिमाग जाता ही नहीं है, हम बुखार मतलब मलेरिया टाइफाइड ऐसे सोचते हैं, हम कभी सोचते ही नहीं है कि यूटीआई में भी फीवर आ सकता है। दोस्तों अगर रेमिटेंट फीवर है यानी टेम्परेचर वेरी कर रहा है, 24 घंटे के अंदर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, बट वो फ्लक्चुएशन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा का नहीं हो रहा है। आप चार्ट बनाइए कभी भी, आप चाहे डॉक्टर हैं या आप नॉन मेडिको हैं, जब भी कोई फीवर हमारे घर में आता है किसी को, तो एक चार्ट बनाइए, है ना, टेम्परेचर लेते रहिए टाइम टू टाइम और एक चार्ट बनाइए किस टाइम पे कितना रहता है। तो फ्लक्चुएशन है तो आप इसके बेस पे ही समझ जाएंगे, हो सकता है एंटरिक फीवर हो। एंटरिक फीवर कई सारे टाइप प्रोड्यूस करता है। एक और टाइप है हमारा इंटरमिटेंट, कॉमन है, इसे स्विंगिंग पायरेक्सिया भी बोल सकते हैं। टेम्परेचर राइज नॉर्मल और सब नॉर्मल, हाई फीवर बैक आ जाएगा पीछे से, यानी एक बेस लाइन जो हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको अगर पिक्चर दिख रही है, जो बेस लाइन दिख रही है रेड वाली, इसे हम बेस लाइन मानते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूस वाला तो एक जैसा चल रहा था, इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल भी आ गया, ऊपर भी चला गया, नीचे भी आ गया, ऊपर भी चला गया, नीचे भी आ गया, तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है ना, ये स्विंगिंग कर रहा है, झूला 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 होता नहीं है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। ऐसा अगर फीवर आपको आ रहा है तो हो सकता है आप मलेरिया सफर कर रहे हो सकता है आपको सेप्टिक फीवर हो रखा हो। मलेरिया में कॉमनली स्विंगिंग फीवर ही आता है। दोस्तों सिर्फ लक्षण के आधार पर आप ये जान सकते हैं कि हमें या हमारे बच्चे को कौन सा फीवर हुआ है या किस वजह से आ रहा है। एक और टाइप होता है रिलैप्सिंग फीवर। इसमें क्या होता है, फीवर एक बार आया
फिर चला गया कुछ समय के लिए, पता नहीं चलेगा, कुछ दिनों के लिए बाद ही चला जाएगा। कई बार आप डर जाते हैं, न्यू प्रैक्टिशनर हैं, आपने मेडिसिन दी, आराम आ गया, मरीज बड़ा खुश है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 दिन बाद वो फिर से आ गया, आप डर गए, अरे ये क्या हुआ, मेडिसिन गलत थी क्या? नहीं, ये तो टाइप था उसका। अगर आप इतने श्योर हैं, अगर आपने एलाइड अच्छे से पढ़ी है, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, मरीज को भी समझा पाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ये टाइप ही फीवर का ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल चिकनगुनिया, डेंगू, हॉटस्किन डिसीज, इनमें जनरली ऐसा हो जाता है। एक और होता है कॉमन, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है, वो है इर्रेगुलर, जिसमें कोई पैटर्न फिक्स नहीं है ना, उसको बोलते हैं इर्रेगुलर टाइप ऑफ फीवर। तो दोस्तों यहाँ हमने कई सारे टाइप पढ़े फीवर के। आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश की कि आप टाइप समझ सकें, आप कारण समझ सकें। दूसरा, एक और छोटी सी नॉलेज है, अगर आपको अच्छी लगती है तो रखिएगा, वरना कोई बात ही नहीं। कई बार हम देखते हैं कि विदाउट इन्फेक्शन बॉडी में फीवर आ जाता है, बहुत रेयर तो नहीं है बट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्यों हो रहा है, जो वही एल्डरली पेशेंट है या न्यूबॉर्न है, क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसे कंडीशन में हमारा जो थर्मोस्टेट रेगुलेटरी सिस्टम होता है, उसको प्रॉपर ये पता नहीं होता कैसे मैं टेम्परेचर को सेट करूं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जहां आप अपने फीवर को पहचान सकते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके कारण और उसके तौर तरीके से ही हम ये मालूम कर लेंगे कि दोस्तों हमें कौन सा टाइप का फीवर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ भी थोड़ा बहुत हेल्प हुई हो आपकी नॉलेज में, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं या आप नॉन मेडिको हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को जरूर शेयर करें, जिससे कि हम लोग इस डर से बाहर आ सके कि फीवर दुश्मन नहीं है, हमारा ही दोस्त है, हमारी बेहतरी के लिए ही आता है। तब तक के लिए नमस्कार।